जी वेलकम बैक आफ्टर दैट इट्सी बिट्सी ब्रेक। हम आज के हैं वापस और जाने से पहले हम लोगों ने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई थी विच विल हेल्प यू इन द कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस, और वो जो वेबसाइट है दैट्स बीइंग स्क्रॉल डाउन, उसका जो एड्रेस है दैट्स बीइंग स्क्रॉल डाउन ऑन योर टीवी स्क्रीन। और अगर आप लोगों ने नहीं नोट डाउन पहले किया था तो अब आराम से तहम्मुल से आप जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। कमिंग बैक टू द इन्फॉर्मेशन दैट वी आर गिविंग, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने देनी होती है। जी बिल्कुल। एक तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पहले लिस्ट जो मैंने प्लम्बर्स पे ख़त्म की थी उसमें 5 मजीद थे, ठीक है, जो कि वर्क उलटने की वजह से मैं बता नहीं पाया उस वक्त। उसमें वेल्डर्स और रिलेटेड मशीन ऑपरेटर्स आते हैं, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स आते हैं, क्रेन ऑपरेटर्स आते हैं, ड्रिलर्स एंड ब्लास्टर्स, सरफेस माइनिंग, क्वेरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और सुपरवाइजर ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग एंड सर्विस। यानी ये मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं जो कि तमाम उसमें फॉल करते हैं। अब इसका रेशम जो तरीका कार है वो ये है कि सबसे पहले तो चूंकि इसमें एज भी मैटर करती है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो एक सेल्फ असेसमेंट टूल है जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। उसमें जब आप जाएंगे कनाडा की इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वो आपकी असेसमेंट के लिए आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। सबसे पहले आपसे वो ये पूछता है कि आया आपके पास कोई कनाडा का एक्सपीरियंस मौजूद है या कनाडा में आपने पढ़ा है। अगर ये बातें आपने की होती हैं तो मार्क्स उसके मिलते हैं। अगर आपका ये नहीं भी मौजूद होता तो जिन चीज़ों का मैंने अभी जिक्र किया, तो सबसे पहली असेसमेंट के बाद जो इत्तला आती है वो ये आती है कि आया इसमें गुंजाइश मौजूद है, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, टू मेक इट क्लियर फॉर यू, टू मेक इट क्लियर एंड सेव योर टाइम एज वेल। ठीक है, सो पहली चीज वो हो गई। फिर आपको जवाब मिलता है कि यस यू कैन गो अहेड विद योर एप्लीकेशन और यू कैन असेस योरसेल्फ। फिर जब असेसमेंट आती है तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होता है कि आपका कम से कम 1 साल का उसी शोबा का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, सही, पेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसमें जो भी हमने फील्ड्स की अभी जिक्र किया है उन तमाम फील्ड्स में जो है आपका अगर वो एक्सपीरियंस मौजूद होता है तो वो फिर आपको ओके कर देता है कि येस देयर इज अ कैब अवेलेबल, यू कैन प्रोसेस योर एप्लीकेशन। फिर आप उसमें जो एप्लीकेशन में आपकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं पहले आप असेसमेंट करें, असेसमेंट करने के बाद फिर अपनी फीस असेस करें कितनी फीस बनती है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं उस बात। अच्छा, इसके लिए हम मुझे ये बताएं कि जब हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं तो कोई फीस स्ट्रक्चर है जो हमारे माइंड में होना चाहिए कि अफोर्डेबिलिटी इतनी होगी तो हम जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर इसका दे सकता हूँ। मेरे ख्याल में हम उस पर बाद में आते हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं तकी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी तकी, बताइए कि क्या सवाल है आपका? मिस नकवी, सबसे पहले तो ये है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है सबको वीजा के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी लास्ट ईयर शादी हुई थी यूएस सिटीजन से, तो मेरी वाइफ ने मेरा केस अप्लाई कर दिया था अमेरिका के इमिग्रेंट वीजा के लिए। अच्छा जी। 28 दिसंबर को मेरा अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू भी हो गया। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरा उर्दू निकाहनामा अच्छा और मेरी मैरिज पिक्चर मिसिंग थी, तो उन्होंने मुझे इमीडिएट रिफ्यूजल दे दिया। उसके बाद अब 2.5 महीने हो चुके हैं, मेरा वीजा नहीं आया। जब मैं एम्बेसी से इंक्वायरी करता हूँ, मेरी वाइफ इंक्वायरी करती है, तो वो कहते हैं कि आपका केस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में है और अभी तक मेरा वीजा और मेरा पासपोर्ट भी उनके पास है। उन्होंने मुझे अमेरिकन एक्सप्रेस का टोकन दे दिया और 2.5 महीने हो चुके हैं, मेरा वीजा नहीं आ रहा और 90 दिन तक टाइम होता है। ठीक है जी, आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अच्छा, इसका मतलब है आपका वीजा रिफ्यूज नहीं किया गया, रिव्यू में है उनके पास? जी सर, रिव्यू में है, मगर 3 महीने उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम 90 डेज के अंदर हमारा रिप्लाई आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आप मैसेज कॉन्टेक्ट करें। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ये क्या होता है, क्यों नहीं मेरा वीजा आ रहा है, मैं आपके से पूछना चाहता हूँ। मेरा पासपोर्ट भी उनके पास है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सबसे पहले, और अब आप हमें क्या जवाब दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी भी वजह से जब आपके या तो कागजात पूरे ना हों या आपको हक दे दिया जाता है कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, सही, और आपको हक दिया जाता है कि आप अपने आप को जस्टिफाई करें कि आप इस वीज़े के लिए जिन जिन वजूहात की बिना पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है इसका कोई जवाब आपके पास है, तो उसकी, और मैं समझता हूँ कि इनका जेन्युइन था मामला और इनको ये चाहिए था कि अगर उनका निकाहनामा मिसिंग था तो निकाहनामा दोबारा से उनको भेज देना चाहिए था और शायद उन्होंने भेज भी दिया हो सकता है। तो मेरा ख्याल है उनको टाइम लेने दें। एक साथ के साथ ये भी पोजीशन होती है कि, और ऑब्वियसली अगर इनकी वाइफ जो हैं वो परसू भी कर रही हैं सारे मामले को, तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा टाइम तक इनका वीज़ा जो है वो स्टॉप रहेगा। डॉक्यूमेंट्स ये भिजवा दें,
अगर इन्होंने नहीं भी भिजवाए तो। सेफ साइड के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन भिजवा दीजिए। और एक जो हम दिसंबर में हमारा प्रोग्राम नया स्टार्ट हुआ था, शायद इसलिए जब आपने अप्लाई किया था आपने देखा नहीं होगा, बट वही हम कहते हैं जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। उस पर आपको बेशक महीने लग जाए काम करते हुए, लेकिन अपनी कोशिश करो कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सही तरीके से एक तो तैयार करो और फिर पूरी डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट आपकी इन्फॉर्मेशन हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल सही हो, फॉल्स बिल्कुल कभी भी ना देना, बिकॉज दैट गोज इन योर दैट विल बी अगेंस्ट यू, क्योंकि अक्सर उनको पता लग जाता है एंड वो ये नहीं है कि आसानी से वीजा दे देते हैं। क्वेरीज भी होती हैं, आपको जब चेक करते हैं इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं अगर आपने इन्फॉर्मेशन अपनी गलत दी होगी तो आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। सो डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत टाइम लेके आराम से सब्र से काम लो और साथ साथ अपने इंटरव्यू की जो है वो तैयारी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल टू। और इंटरव्यू के प्रोसेस से ही गुजर चुके हैं आप। आप तो ये गुजर गए, मैंने कहा ना दिसंबर कह रहे थे, इन्होंने दिसंबर में अप्लाई किया। बट ऑल द पीपल हु विल अप्लाई उनके लिए ये हमारी तरफ से आप लोगों को एक वार्निंग है कि कभी भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनकम्प्लीट ना दीजिए। और हर वीजा की जो एप्लीकेशन होती है उसके साथ एक चेकलिस्ट जरूर होती है Exactly. इदारों की तरफ से दी हुई। उस चेकलिस्ट में से किसी भी चीज को और किसी भी खाने को आप इग्नोर मत करें। मेरे पास पिछले दिनों में एक ऐसा ही केस आया कि वो बिलियनर हैं वो साहब, और उन्होंने इग्नोर किया सिर्फ उसको फॉर्म को फिल करते हुए। उन्होंने इसमें लिख दिया जी मैं सफिशिएंट मनी अवेलेबल है, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये भी ठीक है। नो, यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू गिव देम राइट आंसर व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सो ये आपको चेकलिस्ट में आपको तमाम के जवाब मिल जाते हैं, ये आपको जरूर करना चाहिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि फीस वगैरह की क्या स्ट्रक्चर होता है उसमें, स्पॉन्सरशिप जो एप्लीकेशन होती है पर एप्लीकेशन उसके लिए 75 कैनेडियन डॉलर्स है। जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट की जो वीजा फीस है दैट इज $475 जी कैनेडियन डॉलर्स है। प्रिंसिपल एप्लीकेंट इफ लेस देन 22 years of age एंड नॉट ए स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, यानी अगर उसका कोई मंगेतर वगैरह नहीं है या पार्टनर नहीं है तो फिर उसकी जो फीस है वो $75 है। ठीक है। अ फैमिली मेंबर ऑफ द प्रिंसिपल एप्लीकेंट हु इज 22 years of age और ओल्डर or is less than 22 years of age and is a spouse or common law partner, that is 550 कैनेडियन डॉलर्स। सो इसी तरह से ऑब्वियसली ये मेरा ख्याल है को 5 पेजेस पे मुख्तलिफ जो है हर एक के लिए अलग फीस का क्राइटेरिया मौजूद है। ये उस वेबसाइट पे हमें मिल जाएगा, ये तमाम उस वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। और इसको जरूर देख लें, पूरे केस को असेस करें। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि कभी जल्दी मत करें। सही। अगर आप जल्दी में एप्लीकेशन पुट इन करते हैं और आपने या गलत इत्तला दे दी या इत्तला नहीं भी डाली उसमें, उन दो सूरतों में आपने अपना ज्यादा डिले कर लिया। अगर आपको राइट ऑफ अपील मिल गया तो मिसाल के तौर पे कहीं पे भी आप राइट ऑफ अपील की जब बात करने जाएंगे तो 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल भी अपील में लग जाएंगे। उसकी बजाय आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा लगा लें और अपने केस को प्रॉपर तरीके से तैयार करें। वैसे भी कहा जाता है कि जल्दी का काम जो होते हैं वो शैतान के होते हैं एंड वी आर नॉट दैट सॉर्ट, वी टेक आवर टाइम, हम आराम से काम करते हैं। आज मैंने बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज किया है आराम से, तहम्मुल से, वो इसीलिए बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पेशेंस से, सब्र से, आराम से, तहम्मुल से, बी वेरी कूल माइंडेड एंड देन वर्क। अभी हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं सादिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी सादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरी जो मदर है ना वो उनके पास यूएसए का ग्रीन कार्ड है। ओके। तो उन्होंने मेरा और मेरी छोटी सिस्टर का इमिग्रेशन केस अप्लाई किया था 2008 में, नवंबर 2008 में। ओके। तो जो मेरी छोटी सिस्टर है उनकी एज 20 है और मेरी एज है 25, हम दोनों अनमैरिड हैं। ओके। तो उन्होंने हमसे फीसेस वगैरह सब चार्ज कर दी थी। तो फिर उसके बाद हमें उन्होंने छोटी सिस्टर का जो है वो तो भेज दिया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा जब उन्होंने वहाँ पर केस जमा करवाया तो मेरी डेट ऑफ बर्थ गलती से गलत लिखवा दी थी। तो जब उन्होंने हमसे फीस वगैरह मांगी तो फिर हमने साथ तो फीस जमा करवाई थी, साथ में मेरी जो करेक्शन करवाई थी डेट ऑफ बर्थ की। तो उसके बाद जो मेरी सिस्टर है उसका तो आ गया, इंटरव्यू लेटर आ गया था, उसका वीजा लग गया, लेकिन मेरा अभी तक उन्होंने डिले केस में डाल दिया, मतलब बताया कि आपका केस डिले है। ठीक है। तो अब मुझे ये पता करना है कि मेरा एज का फैक्टर आ रहा है बीच में कि मेरा 25 एज है, सुना है कि मतलब अंडर 21 जो होते हैं उनका जल्दी आता है केस, जल्दी बारी आती है। क्या मेरा उस वजह से डिले है या फिर मेरा चेंजिंग जो करेक्शन की है उस वजह से डिले हुआ है?
ठीक है, ये पता करना है। ठीक है सादिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और इनका जवाब जो है हम अभी दे देते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम है, सो वी नीड टू रैप इट अप। हाँ जी, सादिया के लिए ये है कि एक तो उन्होंने खुद भी इस बात को ठीक आइडेंटिफाई किया कि एज फैक्टर भी जो है वो भी मौजूद है, 21 और 25 का जो फ़र्क है उसके साथ भी असर है। लेकिन साथ के साथ जब इनका और दूसरे भाई का जब केस प्रोसेस हो रहा था उस वक़्त अगर डॉक्यूमेंट्स इनके मुकम्मल और ठीक होते तो साथ ही हो जाता। अब वो दोबारा क्यों में है मामला, तो उसमें ज़ाहिर है थोड़ा वक्त तो इनको लगेगा। अगर उनको रिफ्यूज किया जाना होता तो रिफ्यूज कर दिया गया होता। सही, इट्स टेकिंग टाइम बेसिकली, तो वही पेशेंस से प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह इट विल बी इन योर फेवर। और बता दीजिए कि नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी से आगे चलेंगे, टू बी कंटिन्यूड है, और मेनली हम उसमें डिस्कस करेंगे इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस का जो है वो क्या होता है, और साथ के साथ आज जो हमने डिस्कस किया इसमें मार्क्स कैसे लगते हैं। ठीक है, जैसे ये तो मैंने बताया ना कि 67 मार्क्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या क्राइटेरिया होता है, किस किस जगह पे कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, टोटल मार्क्स कितने और कितने अचीव करने हैं आपने। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं एंड जो इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, एवरीवनस लविंग द शो। और हमारे जो कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत आई लव टू बी हियर, आई लव टू बी हियर। थैंक यू सो मच, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू हियर। और आप लोगों को मैं ये कहती हूँ कि कल पाकिस्तान का मैच है, एक तो अपनी दुआ में उनको याद रखिए, और पूरी पाकिस्तानी टीम को गुड लक टू यू गाइस। और स्पेशली मैं आपको ये भी कहूंगी कि अपने कैप्टन की बात जरूर सुनिए, और टीम वर्क जो है वो बहुत जरूरी है। आप हमारी टीम के लिए भी ये मैसेज था, और जनरली इन लाइफ भी आप सब लोगों के लिए भी मैसेज था, टीम वर्क के साथ काम लीजिए एंड देखिए कि पाकिस्तान को हम कहाँ लेके जाते हैं। अभी तक के लिए मैं आप लोगों को ये कहूंगी, अपना फीडबैक लिख के भेजिए visaguide@kohinoor.tv पे, उसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज जो है visaguide@kohinoor.tv, उसको भी लाइक कीजिए, अपने सारे क्वेश्चंस क्वेरीज वहां पे भी आप छोड़ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीक, योर होस्ट रीशम सेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़, बाय बाय।